हेलो स्टूडेंट्स। हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम में आज हम लेसन नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध उसके विषय में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, टाइटल पर से ही आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या बात कहने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। लेखक का नाम है आनंद शंकर माधवन। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है, गुरु और शिष्य कैसे रहते हैं, शिष्य कैसे गुरु को रिस्पेक्ट देते हैं, मान देते हैं। और उसके लिए लेखक ने पहले के समय की भी बात की है, जब बहुत पहले के ज़माने में कैसे जो शिष्य होते थे वो गुरु के वहाँ ही उन्हीं के आश्रम में पढ़कर ही सारी विद्या प्राप्त करते थे। तो तब जब गुरुजी सारी ही चीज़ें शिष्यों को सिखाते थे, सारी विद्या सिखाते थे और ये सारी चीज़ें सीख कर, चाहे वो राजकुमार हो या सामान्य ब्राह्मण का बेटा, वो सारे साथ में एक साथ में रहकर गुरु की सेवा करते थे और पढ़ते थे। तो उसके विषय में भी बात की है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं लेसन नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिनके लेखक है आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े। भारत भ्रमण माने भारत देश में, पूरे भारत देश में फिरना, यहाँ से वहाँ पूरे देश में फिरना, भ्रमण करना मतलब फिरना वहाँ पे। और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। बराबर। फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, बिहार में जाकर वहाँ पे मंदार विद्यापीठ है उसकी स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी उसकी स्थापना की। बराबर। यहाँ पे साल 1984 में अद्वैत मिशन और 1985 में शिवधाम अभिनव, बराबर, इसकी स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। तीनों संस्थाओं के वे संचालक हैं अभी। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। उनको मलयालम भी आता है और तमिल भी आता है और दोनों भाषाओं पे पूर्ण अधिकार है, मतलब लिखना पढ़ना समझना सब उनको आती है, ये दोनों लैंग्वेज। उसके बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अपनी ज़्यादा रुचि दिखाई। आपने विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है? मतलब उसको अवार्ड मिला हुआ है ऐसा। आमंत्रित मेहमान नामक उनकी जो एक बुक है उसको। चलिए, अभी यहाँ पे ये जो निबंध है उसके बारे में ज़रा कहा गया है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग किया है। क्या किया है उन्होंने? प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा मतलब पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में किस तरह से गुरु और शिष्य की एक गरिमा बनी रहती थी, और उस तरह से आज का शिक्षण कैसा हो गया है कि एक प्रकार की व्यावसायिकता आ गई है। लोग
पैसे देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। तो एक रूप से, परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने एक व्यंग किया है, एक कटाक्ष किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। व्यावसायिक संस्कृत माने पैसे देकर चीज़ खरीदने का। तो शिक्षण में भी ये चीज़ आ गई है, ऐसा यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है और इसीलिए गुरु और शिष्य के संबंधों में क्या आया है? परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। पहले के ज़माने में क्या माना जाता था? विद्यालय क्या था? मंदिर के समान। अ, पहले के ज़माने में विद्यालय को मंदिर के समान मानते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। क्या था? शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान, मतलब एक जीवन का एक महत्व आध्यात्मिक काम, कि शिक्षा, किसी को शिक्षा देना, मतलब कि शिक्षण देना वो बहुत ही अच्छा काम माना जाता था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस ज़माने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नज़र आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि पहले के ज़माने में जैसे गुरु शिक्षा देते थे, पैसे लिए बिना, और जिस तरह से पढ़ाते थे, वैसे आज के ज़माने में हो रहा है। और शिष्य भी क्या वैसे हैं कि पहले के ज़माने में गुरुजी जो आज्ञा दे उसको पत्थर की लकीर मानते थे और वो करना उनका कर्तव्य माना जाता था शिष्यों का। तो आज के ज़माने में वैसे शिष्य भी है क्या? तो ये दोनों बात लेखक ने की है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, चलिए लेसन पढ़ने की शुरुआत करते हैं और समझने की शुरुआत करते हैं। पहले पैराग्राफ में हम पढ़ के समझेंगे। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। चलिए, क्या बताया है लेखक ने यहाँ पे? लेखक बताते हैं कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, मतलब हर चीज़ में बिजनेस देखते हैं। व्यावसायिक संस्कृति मतलब बिजनेस। लोगों की ऐसी आदत हो गई है कि वो हर एक चीज़ में बिजनेस देखते हैं और बिजनेस करते हैं। मतलब बिजनेस माने क्या? कि हमें मुनाफा कहाँ से हो रहा है, पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। तो वो चीज़ उन्होंने शिक्षण के माध्यम में भी, शिक्षण में भी ऐड कर दी है। इसमें भी व्यावसायिकता लाई गई है, ऐसा बताते हैं। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। इसीलिए गुरु और शिष्य के संबंधों में क्या आया है? परिवर्तन आया है। बदल गए हैं वो रिश्ते। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। पहले के ज़माने में आप देखो तो बड़े-बड़े ऐसे गॉड भी आप देखो, श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, वो सारे भी लोग कैसे पढ़ते थे? वो सारे आश्रम में रह के गुरु ने जो भी बताया हो, जो भी काम देते थे, चाहे वो लकड़ियाँ काटने का हो, चाहे वो कुछ भी काम हो, वो सारा एकदम शिद्दत से करते थे वो लोग, ठीक है? और इसीलिए वे इतने महान बने हैं। तो क्या आज के ज़माने में वैसे है क्या? जैसे कि श्री कृष्ण जी ने सांदीपनी ऋषि के आश्रम में सारी पढ़ाई की, ठीक है? तो और श्री राम जी ने भी, और वे सारे ही गुरु भी इतने महान थे कि वे सारे अपने शिष्यों की कैपेसिटी क्या है, उनकी रुचि क्या है, वे जान के उनको उन्हीं की रुचि वाले सब्जेक्ट में और ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही विद्या में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाते थे। तो आज ऐसा है क्या? ऐसे पूछते हैं यहाँ पे। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पहले के ज़माने में शिक्षा देना एक आध्यात्मिक, एक भगवान का काम माना जाता था, ईश्वर प्राप्ति का काम माना जाता था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। मतलब पहले के ज़माने में पैसे देंगे तो ही शिक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं था। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज की स्थिति कुछ और है।
और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया। पेट पालने का साधन मतलब कि कमाई करने का साधन। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान है। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता है। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते हैं। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। वापस यहाँ पे क्या कहते हैं लेखक? वे कहते हैं कि जिसे सही में भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह सही मायने में भारतीय संस्कृति की क्षितिज पे एक बॉर्डर पे है, वो क्रियाशील नहीं है इतनी। ठीक है, आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है। आज आप देखो जहाँ पे भी कहीं पे भी आप एडमिशन लो तो पहले क्या बोलेंगे? फीस दो, क्योंकि उनको भी पहले के ज़माने जैसा है नहीं। पहले क्या था कि सबकी ज़रूरियात इतनी कम थी और इतनी महंगाई भी नहीं थी। अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गई है, तो पहले फ़ीस भरने का बोलते हैं। तो व्यावसायिक चीज़ आ गई उसमें। और लेखक कहते हैं कि इसकी जड़ मतलब इसका पूरा उसकी रूट्स कहाँ पे लगे हैं? यूरोप में। यूरोप से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है, ऐसा बोलते हैं वो। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, पर यूरोप की वजह से तदनुरूप मतलब उन्हीं के जैसा परिवर्तन भारतीय सार्वजनिक मतलब भारतीय जनता में और उनके व्यवहार में और गुरु शिष्य संबंध में भी हो गया। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे। वेतनभोगी मतलब सैलरी। वेतन माने क्या? पगार, सैलरी। तो पहले के ज़माने में यहाँ पे गुरु पगार के लिए ही काम नहीं करते थे और ना ही शिष्य को शुल्क देना पड़ता था। शुल्क माने क्या? एक प्रकार का पैसा, कोई प्रकार का फीस, वो भी देनी नहीं पड़ती थी। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति मतलब कि अजीब सी पद्धति निस्संदेह मतलब इसमें कोई संदेह नहीं कि ये भारतीय पद्धति और भारतीय मिट्टी की उपज तो है ही नहीं। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान है। शिक्षणालय जो है जहाँ पे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वे क्या है? एक आश्रम अथवा तो एक मंदिर के समान है। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। पहले के ज़माने में मैंने बताया ना कि गुरु को एक तो पेरेंट्स को और एक गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा देते थे और उनको भगवान मानते थे। कि मतलब अ, वो एक दोहा भी है, आपने सुना हो तो, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिखाए। मतलब कि अगर गुरु मेरे गुरुजी और स्वयं ईश्वर दोनों एक साथ में मेरे सामने खड़े हुए हो तो मैं किसको पैर छूऊं पहले? क्योंकि भगवान के छूऊंगा तो गुरु भी मेरे लिए भगवान के समान है। तो दोनों में से किसको पहले मैं पैर छू के प्रणाम करूं? फिर वो पोएट बोलते हैं सॉरी, कि मैं तो गुरु के ही पहले पैर छूऊंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्हीं के ज्ञान देने के कारण मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है। तो पहले मैं गुरु के पैर, अगर भगवान भी मेरे सामने होंगे तो मैं गुरु के पैर पहले छूऊंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान की ओर देखने की दृष्टि दी और उन्हें उनकी ओर जाने का रास्ता दिखाया। तो ये एक सम्मान देते थे पहले के ज़माने में, ऐसा बताया है। साक्षात परमेश्वर मानते थे।
शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय था और गुरु को भी जो अपने शिष्य थे, जो विद्यार्थी थे, वो पुत्र से भी अधिक, अपने बेटे बेटी से भी अधिक प्रिय थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। प्राचीन काल में क्या था, गुरु जो शिक्षा देते थे ना, शिक्षा का दान करते थे, वही उनके लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान, एक प्रकार की एक अच्छाई का, पुण्य का काम माना जाता था। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था कि शिक्षा किसी को दें, हम शिक्षण प्रदान करें तो हमें परमेश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। वह आज पेट पालने का ज़रिया बन गई है। और आज के समय में क्या हुआ है कि ये पद्धति कैसी बन गई है, पेट पालने का ज़रिया बन गई है, मतलब कमाई का ज़रिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए, अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सुपुत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, ये पैराग्राफ में लेखक कहते हैं, प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। पहले के शुरू में विवेकानंद को इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था भारत में, और कोई इतना जानता भी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने अमेरिका जब वे गए और वहाँ पे उनकी बहुत नामना हुई, वो बहुत नाम कमाया उन्होंने अमेरिका जाके, तब भारतवासी उनको मिलने दौड़े दौड़े आए और उनको मालाएं लेकर उनका स्वागत किया, फूलों की मालाओं से। ठीक है, उसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए। मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर को भी पहले इतना लोगों ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन जैसे उनको नोबेल अवार्ड मिला कि बंगाली लोग दौड़े दौड़े आए और राग आलापने लगे, मतलब बोलने लगे कि अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सुपुत। मतलब ये तो हमारे बंगाल का ये ठाकुर है और हमारी जमीन का पुत्र है। ठीक है, फिर दक्षिण भारत में भी कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली भी, आपको पता है कि डांसिंग में भरतनाट्यम और कथकली ये बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही सुंदर डांस का एक ज़रिया होता है, बहुत ही अच्छा एक डांस होता है। तो यहाँ पे पहले के ज़माने में लोगों ने इतना इसको सम्मान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही विदेशों में इसके चर्चे होने लगे तब भारतवासी को ऐसा लगने लगा कि नहीं, हमारी संस्कृति में तो इतनी अपूर्व और अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई है। तो लोगों की ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि उनको खुद के देश की, खुद की कोई खूबसूरती दिखती ही नहीं, कोई ब्यूटी दिखती ही नहीं, और लोगों की चीज़ें अच्छी लगती है। लोगों का पराये सौंदर्य में उनको ज़्यादा रस होता है। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन पर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। मतलब खुद के देश की खूबसूरती को इतना अपनाते नहीं हैं और देखते नहीं हैं, और लोगों के देश
फॉरेन कंट्रीज़ में जाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना, तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे लोगों को प्राचीन समय के गुरु और शिष्य के संबंध की बात करना, वो कैसे हैं उनके उसके लिए उन्होंने एक यहाँ पे कहावत की कही है। कैसा है? गधे के सामने गणित सिखाने जैसा। मतलब कि कोई मूर्ख व्यक्ति के सामने ज्ञान की बातें करने के समान है। ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसीलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रहे। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। ठीक है? यहाँ पे क्या बताते हैं, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि एक बार मुंबई में एक भारतीय सुप्रसिद्ध रेसलर गामा, वो आए थे मुंबई, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड के रेसलरों को चैलेंज दिया रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए। और न्यूज़पेपर्स में भी सारे ये न्यूज़ छप गए, क्योंकि तब तो सोशल मीडिया था नहीं, फ़ोन भी इतने अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने सबको चैलेंज किया और सारे न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें छप गई। तब एक पारसी पत्रकार, रिपोर्टर, उन्होंने एकदम उत्सुकतावश पूछा उनसे क्वेश्चन कि आप पूरे वर्ल्ड के कुश्तीबाजों को और पहलवानों को क्यों चैलेंज कर रहे हो आप? और उसने एक नाम दिया, जो गामा का एक शिष्य होगा उसका नाम दिया, यहाँ पे नहीं दिया है लेखक ने, पर हमें समझ जाना है कि आप उससे ही कुश्ती में लड़कर जीत कर दिखाओ। तब गामा ने जवाब दिया। वो लेखक बताते हैं कि वो आजकल के शिक्षण के प्रणाली में रंगे हुए नहीं थे, मतलब उन पे वो रंग नहीं चढ़ा था। तो उन्होंने पहले तो आंखें फाड़ फाड़ कर वो रिपोर्टर को देखा, ताकते ही रहे, और फिर बोला कि भाई, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारा निजी रहन सहन, मतलब हमारा रहना और सारा चीज़ें, हमारी जो पद्धति है सारी अलग है। तो हम हमारे स्टूडेंट के साथ, जिसे मैं अपने बेटे के जैसा मानता हूँ, उसी के साथ रेसलिंग नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम में ये जो लेसन है उसके लिए हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आपको इसके, ये देखिए, शब्दार्थ गिनकर 5 है और मुहावरे, ठीक है, वो लिखने हैं। बस इतना ही आपका होमवर्क है। तो उसके लिए मैं कोई आपको टाइम लिमिट नहीं देती हूँ। ये वीडियो देख के तुरंत ही लिख देना अपनी नोटबुक में, ठीक है? थैंक यू सो मच।